डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पादप ऊतक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखेंगे आप लोग बताए भी होंगे कि जो पादप ऊतक होता है या प्लांट टिश्यू जो होता है, ठीक है, पादपों का शरीर दो प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं, और दूसरा जो होता है परमानेंट टिश्यू जिसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। जिनमें से हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अथवा विभज्योतक ऊतक के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। इनके सभी प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है परमानेंट टिश्यू है, अस्थायी ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अस्थायी ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, अस्थायी ऊतक क्या है, किसे कहते हैं, जान लिया जाए, कैसे बनता है। ठीक है, अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक है या इसी को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। ये अस्थायी ऊतक क्या है, कैसे बनता है, देखेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, बार बार जब उनमें विभाजन होता है तो पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वह अस्थायी ऊतक में बदल जाती है और उनमें विभाजन की क्षमता क्या होता है, समाप्त हो जाता है। एक बार और सुनेंगे कि जो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनकी पुरानी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाता है और वो अस्थायी ऊतक में बदल जाती है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं सजीव भी हो सकती हैं अथवा निर्जीव भी हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं सजीव भी हो सकती हैं अथवा निर्जीव भी हो सकती हैं। इनकी कोशिकाएं जो हैं, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है, और अस्थायी ऊतक जो होता है यह पादप ऊतक का फंडामेंटल टिश्यू कहलाता है, या अस्थायी ऊतक को हम पौधे का फंडामेंटल ऊतक अथवा मूल ऊतक या आधारभूत ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए इस नाम से जानते हैं क्योंकि यह पादप के शरीर में पाए जाने वाले अन्य कोशिकाओं को समायोजित करने का कार्य करता है। इसीलिए अस्थायी ऊतक अथवा परमानेंट टिश्यू को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू ऑफ प्लांट कहते हैं, यानी पादप ऊतक का, ठीक है, मूलभूत भाग कहते हैं। ठीक है, या मूल भाग कहते हैं। ठीक है, अस्थायी ऊतक जो होता है यह मुख्य रूप से दो भागों में इसे विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? एक देखेंगे, ये दूसरा था। एक जो देखेंगे वो है साधारण ऊतक, साधारण ऊतक, या इसी को हम सरल ऊतक भी कह सकते हैं, सरल भी कह सकते हैं, सरल ऊतक। ठीक है, यानी सिंपल टिश्यू, साधारण ऊतक, या इसे साधारण ऊतक अथवा इसे हम सरल ऊतक कह सकते हैं, सिंपल टिश्यू कहते हैं। दूसरा देखेंगे क्या है, जटिल ऊतक है, जटिल ऊतक है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी कहने का मतलब है कि जो अस्थायी ऊतक है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक सरल ऊतक जिसे सिंपल टिश्यू कहते हैं, दूसरा जटिल ऊतक जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो आज हम लोग पहले सरल ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, बाद में हम लोग जटिल ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सरल ऊतक जो है ये क्या होता है, ये जान लीजिए। सरल ऊतक किसे कहते हैं, क्या है? ठीक है, देखिए इसके नाम से ही अर्थ निकल रहा है। सरल मीन्स होता है कि ऐसा ऊतक
जिनकी संरचना ही बहुत क्या होती है, सरल होती है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए कि ऐसा ऊतक जिसकी संरचना जो है बहुत ही सिंपल प्रकार की होती है, बहुत सरल प्रकार की होती है, इसलिए इसे हम सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त सरल ऊतक जो होता है वह समान प्रकार की कोशिकाओं से या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए भी इसको सरल ऊतक हम कहते हैं। यानी सरल ऊतक जो होता है ऐसा ऊतक होता है जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे ऊतक को हम क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक जो होता है पौधों में जो होता है सरल ऊतक, ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इन तीनों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कौन कौन से, एक जो होता है मृदूतक, दूसरा जो होता है स्थूल कोण ऊतक, तीसरा जो होता है दृढ़ ऊतक, ठीक है। मृद ऊतक को पेरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा कहा जाता है। पेरेनकाइमा क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा कहते हैं। दूसरा जो है इसको कोलेनकाइमा कहते हैं, कोलेनकाइमा। और तीसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। अब देखिए इन्हीं तीनों के बारे में आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। इनकी संरचना कैसी होती है, इनके कार्य क्या होता है, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन आज करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करें किसको, पहले मृद ऊतक को हम लोग स्टार्ट करें, इसको अध्ययन करेंगे। पहले इसको बांट दिया जाए, ए इसको कर दिया जाए, अभी जो है स्थायी जटिल ऊतक उसको बाद में अध्ययन करेंगे। ये पहला हो जाएगा, ठीक है, मृद ऊतक पेरेनकाइमा। देखिए पेरेनकाइमा की पहले इसका फिगर बना दिया जाए, सब समझ में आएगा। देखिए मृद ऊतक, इसके शाब्दिक अर्थ से क्या है, मृद ऊतक का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए इसके नाम से ही अर्थ निकलेगा, मृदु। मृदु मीन्स क्या होता है, कोमल, सॉफ्ट ऊतक। मतलब ऐसा ये ऊतक है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, ठीक है। और मृदूतक जो होता है पौधे के उन भाग में पाया जाता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे पत्ती है, पत्ती पौधे का जो है सबसे सॉफ्ट वाला भाग होता है। और इसके अलावा भी मृद ऊतक जो होता है, जितने भी साकी पौधे होते हैं, जितने भी हर्ब होते हैं, हर्ब या साकी पौधे जो साक होते हैं, जिनकी तना पत्ती जो होता है बहुत नर्म होता है, अगर तना को दबाया जाए तो पिचक जाएगा, उनमें मृद ऊतक पाया जाता है। जैसे भथुआ है, सरसों है, ठीक है, जब प्रारंभ में अंकुरित होकर पौधा निकलता है भथुआ का, तो उसको अगर दबाएंगे देखेंगे तो तना भी पिचक जाता है, पत्ती भी पिचक जाता है। सरसों का भी देखेंगे तना पिचक जाता है, मटर का भी प्रारंभ में जो निकलता है, ठीक है। तो ये मृदूतक उन पौधे में पाया जाता है, पेरेनकाइमा जो है उन पौधों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे मृदूतक जो होता है वह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो भाग बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है, उन भागों में मृदूतक पाया जाता है, पेरेनकाइमा पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अगर कोशिकाएं जीवित हैं
तो जीवित कोशिका के अंदर बहुत से भाग पाए जाते हैं, जैसे उनमें जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। तो इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, यानी जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती है, समान व्यास वाली होती है। लगभग सभी कोशिकाओं का व्यास क्या होता है, एक समान होता है, तो समव्यासी होती है। इनकी कोशिकाओं का जो आकृतियां हैं भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं कुछ गोलाकार होता है, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं अंडाकार होता है, और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो समबाहुजाकार होता है, यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं। इनकी कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है या अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। जब कोशिकाएं एक दूसरे के पास, ठीक है, जुड़ती हैं तो कोशिकाओं के मध्य इस प्रकार खाली स्थान बन जाता है। देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब खाली स्थान है। इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं अथवा अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं, ठीक है। इस इंटरसेलुलर स्पेस के बन जाने के कारण इसमें पोषक पदार्थ जो होता है, ये जल और पोषक पदार्थ, ठीक है, जल और पोषक पदार्थ क्या होता है, इसमें संचित होता है। जल और पोषक पदार्थ क्या होता है, इस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। यदि इनकी कोशिकाओं में हरित लौह पाया जाता है या ये कहें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। तब इन कोशिकाओं को, पेरेन्काइमा कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ लिख देते हैं क्लोरेन्काइमा। जब इनकी कोशिकाओं में, पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह पाई जाता है, तब इन कोशिकाओं को हम पेरेन्काइमा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और क्लोरेन्काइमा कोशिकाएं किसमें ज़्यादातर पाई जाती है, तो पत्ती में पाई जाती है, यानी क्लोरेन्काइमा जो है पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है। ये तो रहा इनकी संरचना। अब है इनके कार्य के बारे में जानना। कार्य क्या है, कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्य। फंक्शन, पेरेन्काइमा या मृदुतक का कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन यही है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं में जो इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है, उनमें जल और पोषक पदार्थ पाया जाता है। पोषक पदार्थ पाए जाने के कारण यह कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती, पोषक पदार्थ प्रदान करती है, ठीक है। पोषक पदार्थ पाए जाने के कारण यह पोषण प्रदान करती है जीवित कोशिकाओं का। जल का जमाव है तो जल भी प्रदान करती है, ठीक है। पहला कार्य यही हुआ। दूसरा कार्य क्या है, अगर इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करेंगे, दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य क्या है कि इनकी कोशिकाओं में स्फीत अवस्था पाए जाने के कारण यह साकी पौधों में, याद रखेंगे, साकी पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है साकी पौधों में स्फीत अवस्था पाए जाने के कारण, ठीक है। तो ये रहा 3 है। चौथा कार्य देख लिया जाए कि इनकी जली पौधे जो होती हैं, जली पौधों में पेरेन्काइमा कोशिका को हम एरेन्काइमा कहते हैं, याद रखेंगे। जली पौधा जब होता है तो उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है पेरेन्काइमा की, तो पेरेन्काइमा ना कह के उन्हें एरेन्काइमा कहते हैं, जैसे जलकुंभी है। तो एरेन्काइमा की कोशिकाएं जो होती हैं, इनके पाए जाने के कारण जली पौधे जो होते हैं जल में आसानी से ऊपर की ओर तैरते रहते हैं। जैसे जलकुंभी होता है, जल के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है, क्योंकि उसमें एरेन्काइमा पाया जाता है। एरेन्काइमा इस प्रकार लिखेंगे, एरेन्काइमा।
एरेनकाइमा है, ठीक है, एरेनकाइमा पाई जाती है, जिससे वो हल्की हो जाती है और उनमें छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं, खंड जिसमें वायु भरे होते हैं, जिससे वो हल्की हो जाती है और वह वायु, उस वायु का उपयोग जो है श्वसन क्रिया में भी किया जाता है। तो ये तो हम बताएं किसके बारे में, मृद ऊतक के बारे में। अब साधारण ऊतक का दूसरा भाग बता रहे हैं। पहला हम लोग मृद ऊतक अध्ययन कर लिए, दूसरा देखेंगे क्या है, दूसरा क्या है, स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक है जिसे हम क्या कहते हैं, इसको पोलेनकाइमा, पोलेनकाइमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलेनकाइमा कहते हैं। देखिए स्थूल कोण ऊतक जो होती है, इनकी कोशिकाएं जो होती है, इनका फिगर बना दे तब क्लियर होगा। देखेंगे ये कोलेनकाइमा की कोशिकाएं हैं। कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं जीवित होती हैं। जब जीवित होंगी तो उनमें क्या पाया जाएगा, केंद्रक होगा, जीवद्रव्य होगा, केंद्रक होगा और क्या होगा, जीवद्रव्य होगा। याद रखेंगे जब भी जीवित कोशिका की बात कहा जाए, जब भी जीवित कोशिका की बात कहा जाए तो ये बात माइंड में आ जाना चाहिए कि जीवित कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है, ये सभी संरचनाएं पाई जाती है जो जीवद्रव्य के अंदर होता है, ठीक है। तो ये उपस्थित होता है यानी जीवित होती है इनकी कोशिकाएं। और इनकी कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाला जो खाली स्थान होता है, जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं या आंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं, ठीक है। इस अवकाश में, इस खाली स्थान में सेलुलोज के जमाव हो जाने के कारण इनकी कोशिका भी मोटी हो जाती है। देखिए ये बीच बीच में हम बनाए हैं, कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसमें सेलुलोज इकट्ठा हो जाता है और सेलुलोज का जमाव हो जाता है, जिनके कारण सेलुलोज जब सूख जाता है तो ये कठोर हो जाता है। इस प्रकार इनकी कोशिका भी क्या होती है, सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा इनका कोशिकाओं के संरचना से संबंधित। देखेंगे कि इनकी कोशिकाएं, ये इनकी ऊतक जो होती है या कोलेनकाइमा जो होती है, ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है और यांत्रिक शक्ति देती है। इनके पाए जाने के कारण ही, याद रखेंगे, स्थूल कोण अथवा कोलेनकाइमा के पाए जाने के कारण ही पौधों में लचीलापन पाया जाता है। पौधों में क्या पाया जाता है, लचीलापन। जैसे ज़्यादातर ये स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं या कोलेनकाइमा, ये झाड़ी जो होते हैं, ठीक है, झाड़ी पौधों में पाए जाते हैं। झाड़ियाँ जो होती हैं, झाड़ियों जैसे ये गुलाब है, गुलाब जो है एक झाड़ी ही है। इनकी तना देखेंगे पकड़कर ऊपरी सीधा खींचा जाए, छोड़ दिया जाए तो फिर सीधा हो जाएंगे। तो इनमें लचीलापन कौन प्रदान करता है, कोलेनकाइमा ही करता है, ठीक है। कोलेनकाइमा ही क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। तो ये तो रहा इनका संरचना। अब इनके कार्य के बारे में जान लिया जाए। फंक्शन, स्थूल कोण ऊतक का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो देखेंगे पहला कार्य जो है कि यह मुख्य रूप से पौधे के उन भागों में पाई जाती है जिन भागों को लचीलापन प्रदान करना होता है। उन भागों में होती है जिन भागों में लचीलापन पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो पतली पतली शाखाएं निकलती हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। पतली पतली शाखाएं देखेंगे पौधों में जो निकलती है, पकड़कर खींचा जाए तो मुड़ जाती है, लेकिन छोड़ा जाए तो फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार लचीलापन को बनाए रखने का कार्य स्थूल कोण ऊतक अथवा कोलेनकाइमा की कोशिकाएं करती हैं। इसके साथ साथ दृढ़ता बनाए रखती है, ठीक है।
दूसरा कार्य क्या है कि पौधों में यांत्रिक शक्ति देती है। दूसरा कार्य क्या है, पौधों में यांत्रिक शक्ति देने का कार्य कौन करता है, कोलेनकाइमा करता है। कौन करता है, कोलेनकाइमा करता है। ठीक है, और इनकी कोशिकाओं में देखेंगे कोलेनकाइमा के सेलुलोज और पैक्टिन के जमा होने के कारण यह जल का भी संचय करती है, कुछ मात्रा में जल का भी संचय करती है। तो ये रहा इनका कार्य। ठीक है, अब अगला तीसरा हम जो अध्ययन करेंगे, तीसरा क्या रहेगा देखेंगे कि तीसरा जो होगा वो होगा तीसरा जो होगा दृढ़ोत्तक होगा। ध्यान देंगे, इसे कहते हैं स्क्लेरेन काइमा कहते हैं। दृढ़ोत्तक है तीसरा, इसे हम कहते हैं स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, देखिए दृढ़ोत्तक की जो कोशिकाएं होते हैं मृत कोशिका होती है, यानी इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। केंद्रक, जब जीव द्रव्य नहीं होगा तो केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे, पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित नहीं होती है। इनकी कोशिकाएं डेड होती हैं। ठीक है, यानी मृत कोशिका होती हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, पतली होती हैं और रेशे के समान भी होती हैं, तंतु के समान भी होती हैं। रेशे के समान अथवा तंतु के समान होती हैं। इनके कोशिकाओं के मध्य जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, ध्यान देंगे, अंतराकोशिकीय अवकाश जो होता है इनकी कोशिकाओं के मध्य देखेंगे, इनकी कोशिकाओं के मध्य जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है, उसमें लिग्निन के जमाव के कारण और कठोर होता है। लिग्निन जो होता है, ऐसे कोशिकाओं को हम लिग्निफाइड कोशिका कहेंगे जिसमें लिग्निन पाया जाता है। तो देखेंगे कि इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का अधिक जमाव होता है। इसके अलावा जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है उसमें भी लिग्निन का ज़्यादा जमाव हो जाता है, जिसके कारण लिग्निन सूखने के बाद कठोर हो जाता है। तो इनकी कोशिकाएं बहुत ही सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, देखेंगे इनकी कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है। एक होता है दृढ़ोत्तक रेशे और दूसरा होता है दृढ़ कोशिकाएं। ये भी दो प्रकार की होती है, दृढ़ोत्तक रेशे और दूसरा जो होता है दृढ़ोत्तक कोशिकाएं। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं हैं। देखेंगे जो दृढ़ोत्तक रेशे होती है, दृढ़ोत्तक रेशे की जो कोशिकाएं होती हैं निर्जीव होती हैं, अत्यधिक लंबी होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है, अत्यधिक लंबी होती है। इनका फिगर ड्रा करना पड़ेगा, इस प्रकार होती है। देखिए इनकी कोशिकाएं जो होती हैं निर्जीव होती हैं, ठीक है, निर्जीव होती है। इस प्रकार होती है। इनकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, लंबी होती हैं। दृढ़ोत्तक रेशे के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। निर्जीव होती हैं, लंबी होती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। देखिए दोनों सिरों पर क्या होती है?
नोकेली होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर होती है, सख्त होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि पटुआ, पटसन और नारियल के रेशे। पटुआ जो पटसन निकालते हैं हम लोग और नारियल के जो रेशे निकालते हैं, यही दिनोतक रेशे होते हैं। ठीक है, पटुआ पटसन से जो रेशे हम लोग निकालते हैं वो रेशे क्या होते हैं, दिनोतक ही होती है। देखते हैं ना, पटुआ जो है कितना मजबूत होता है, उसका जब छिलका निकालते हैं उसी छिलके में होता है दिनोतक रेशे होता है। ठीक है, पटसन जो होता है उसके भी छिलका जब निकालते हैं जिससे रस्सियाँ सब बनाए जाते हैं। तो ये देखिए दिनोतक कोशिकाएं कैसी होती हैं। दिनोतक की कोशिकाएं जो होती हैं निर्जीव होती है और अंडाकार होती है। इस प्रकार होती है, निर्जीव होती है और क्या होती है, अंडाकार होती है। निर्जीव होती है, अंडाकार होती है, निर्जीव होती है और अंडाकार होती है। निर्जीव होती है और अंडाकार होती है। इस प्रकार होती है। इनकी कोशिकाएं निर्जीव होती है और क्या होती है, अंडाकार होती है। इनकी भी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें लिग्निन का जमा हो जाता है, जिनसे ये बहुत ही कठोर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखे होंगे, बादाम और अखरोट के जो छिलके होते हैं, ऊपर आवरण जो होता है, इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, दिनोतक कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। ध्यान देंगे, जो बादाम अखरोट के ऊपर का आवरण होता है, ठीक है, वो दिनोतक कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं, बहुत कठोर होता है। ठीक है, तो ये रहा इनकी संरचना। अब इनका कार्य बता दें। कार्य देख लेंगे, कार्य जो होता है इनका कार्य देखेंगे। कार्य कि जो दिनोतक स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है या दिनोतक ऊतक जो होता है, ये पौधे के मुख्य रूप से उन भागों में पाई जाती है जहाँ पर सर्वाधिक यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जितने भी कठोर पौधे के तना होते हैं जो बहुत मजबूत होता है, उनमें ये सब पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, इसीलिए उन पौधों को खड़ा रहने में भी सहायता करते हैं। जैसे बड़े बड़े वृक्ष हैं वो सीधे खड़ा है, तो उनके तना में ये पाए जाते हैं। इनके तना में पाए जाने के कारण ही वो वृक्ष जो है सीधा पृथ्वी पर क्या है, खड़ा है, और उनका जड़ भाग पृथ्वी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर है। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से मेन काम इनका है यांत्रिक शक्ति देना, पौधे का यांत्रिक शक्ति देना। और पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जो बहुत ही वो कठोर भाग है, पौधे का मजबूत भाग है, उनमें ये पाए जाते हैं दिनोतक। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अस्थायी ऊतक का जो पहला भाग है हम लोग अध्ययन किए हैं साधारण ऊतक। कल हम लोग जटिल ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे कि जटिल ऊतक जो होता है, ठीक है, कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अभी भी टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना, कल नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।